हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज आपके आरोह पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में दी हुई गज़ल को पढ़ते और समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दुष्यंत कुमार जी की लिखी हुई गज़ल आपके पाठ्यक्रम में है। तो इसको समझने से पहले आइए दुष्यंत कुमार जी के जीवन परिचय को देखें। दुष्यंत कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में 1933 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया तथा यहीं से इनका साहित्यिक जीवन भी आरंभ हुआ। वे यहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। उन्होंने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया और कम उम्र में ही इनका निधन 1975 ईस्वी में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत। गीति नाट्य है एक कंठ विस्पाई और इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। स्टूडेंट्स, आपके पाठ्यक्रम में दुष्यंत कुमार जी की साये में धूप गजल संग्रह से ये गजल ली गई है। गजल का स्टूडेंट्स कोई शीर्षक नहीं दिया जाता है, अतः यहाँ भी उसे शीर्षक न देकर केवल गजल कह दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि गजल है क्या। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं, और वो है कि रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। अर्थात गजल में पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है। तुक से आप सभी परिचित होंगे। और इसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। जब अभी हम इस गजल को पढ़ेंगे तब आप इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे। इस गजल में राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव प्रमुख है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने जाना कि गजल में हर शेर स्वतंत्र रहता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर दो स्वतंत्र शेर दिए हुए हैं। जैसे कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, ये एक शेर हुआ। और दूसरा, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें कहीं उम्र भर के लिए, ये दूसरा शेर है। और जैसा कि आपने देखा कि पहली दो पंक्तियों में तुक बंदी देखने को मिल रही है और फिर दूसरे शेर की अंतिम पंक्ति में भी यही तुक है, उम्र भर के लिए। यह तुकबंदी हमको गजल में देखने में मिलती है। इस गजल का केंद्रीय भाव यह है कि राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना। यहाँ कवि कहते हैं कि नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, और आज हम जो स्थिति देख रहे हैं कि पूरे शहर के लिए एक चिराग भी उपलब्ध नहीं है। अर्थात घर तो क्या, एक पूरे शहर के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। नेताओं की जो घोषणाएं हैं वे कागजी हैं। दूसरे शेर में कवि कहता है कि देश में अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के लिए कल्याण का काम करती हैं। कवि उन्हें दरख्त की संज्ञा देते हैं। इन दरख्तों के नीचे अर्थात इन समाज सेवी काम करने वाले लोगों के नीचे भी छाया मिलने की बजाय धूप मिलती है। अर्थात ये समाज सेवी संस्थाएं ही आम आदमियों का शोषण करने लगी हैं और कुल मिला के चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और कवि इन सभी व्यवस्थाओं से बहुत निराश है और वह इनसे दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है, और वह यह भी बताना चाहता है कि इन सब परिस्थितियों से आम व्यक्ति को बहुत ही निराशा होती है। स्टूडेंट, यहाँ आप कठिन शब्दों के अर्थ भी देख सकते हैं। जैसे तय अर्थात निश्चित, चिराग अर्थात दीपक, हरेक यानी प्रत्येक, मयस्सर उर्दू शब्द है जिसका मतलब है उपलब्ध, दरख्त का मतलब है पेड़, साए मतलब छाया। इस तरीके से आप इस अर्थ को समझ सकते हैं। अब हम इन दो शेर की अगर विशेषताएं देखें तो कुछ इस प्रकार हैं कि कवि ने आजाद भारत के कटु सत्य का वर्णन किया है। नेताओं के झूठे आश्वासन व संस्थाओं द्वारा आम आदमी के शोषण के उदाहरण आए दिन मिलते हैं।
चिराग, मयस्सर, दरखत, साए आदि उर्दू शब्दों के प्रयोग से भावों में बहुत गहनता आई है। खड़ी बोली में बहुत ही प्रभावी यहाँ पर अभिव्यक्ति है। चिराग व दरख्त आशा व सुव्यवस्था के प्रतीक हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति में निराशा व पलायनवाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। साए में धूप लगती है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है और लक्षणा शब्द शक्ति का निर्वाह हुआ है। अगले दो शेर कुछ इस प्रकार हैं। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इन दो शेर में कवि दुष्यंत कुमार जी आम आदमी के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि लोग गरीबी व शोषित जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं और इस जीवन जीने के वे आदी हो चुके हैं। अगर इनके पास वस्त्र ना भी हों तो ये पैरों को मोड़कर अपना पेट ढक लेंगे, अर्थात इनमें जो विरोध करने का भाव था वो समाप्त हो चुका है। और ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनके कारण ही उनका राज शांति से चलता रहता है। अर्थात कवि यहाँ पर बताना चाहता है कि लोग बहुत ही परिस्थिति से जूझते हुए निराश हो चुके हैं और विरोध करने का भाव उनमें समाप्त हो चुका है। दूसरे शेर में कवि कहता है कि संसार में कोई भगवान नहीं है, कोई खुदा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आम आदमी का वह सपना तो है कि शायद भगवान है। इस कहने का यहाँ पर मतलब है कि ईश्वर मानव की कल्पना तो है और इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं और इस तरह उनका जीवन कट जाता है। अर्थात ईश्वर कुछ हमारे लिए करेगा ऐसा सोचते सोचते आम आदमी कोई किसी भी अव्यवस्था का विरोध नहीं करता और उसी में जीने का आदी हो जाता है। यहाँ कवि ने भारतीयों में विरोध भावना का ना होना तथा खुदा को एक कल्पना माना है। पाँवों से पेट ढकना एक नई कल्पना है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। सफ़र जीवन यात्रा का पर्याय है। इस शेर में संगीतात्मकता है। स्टूडेंट्स, अंतिम 3 शेर इस प्रकार हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार दुष्यंत कुमार जी यहाँ कह रहे हैं कि आम आदमी में ये विश्वास बैठ चुका है कि वह विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि आम व्यक्ति को विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल पत्थर के होते हैं, उनमें संवेदना नहीं होती। बल्कि इसके विपरीत कवि को ये इंतजार है कि आम आदमियों के स्वर में असर हो, उनमें कुछ क्रांति की चिंगारी फूटे, इनकी आवाज़ बुलंद हो तथा आम व्यक्ति संगठित होकर विरोध करेंगे तो भ्रष्ट व्यक्ति समाप्त हो सकते हैं। दूसरे शेर में कवि शायरों और शासक के संबंधों के बारे में बताता है। कवि बताता है कि शायर तो सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हैं और इससे ही सत्ता को क्रांति का खतरा लगा रहता है, और ये शासक स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जुबान अर्थात कविताओं, उनकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और लगाते भी हैं। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी है। और तीसरे शेर में शायर कहते हैं कि जब तक हम जिएं, हम अपने बगीचे में गुलमोहर के नीचे जिएं, और जब मृत्यु हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए हो। यहाँ पर गुलमोहर का एक आनंद का प्रतीक है, और दूसरे शब्दों में हम कहें कि मनुष्य जब तक जिए तो वह मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए, और अगर उसको मौत भी आए तो इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए आए। तो यहाँ स्टूडेंट्स, कवि सामाजिक क्रांति के लिए बेताब दिखता है, साथ ही वह मानवीय मूल्यों का संस्थापक व रक्षक भी है। पत्थर पिघल नहीं सकता, ये स्वेच्छाचारी शासकों की ताकत का इससे पता चलता है। पत्थर पिघलने में अनुप्रास अलंकार है, और गुलमोहर का यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ है। गुलमोहर अर्थात आनंद या मानवीय मूल्य मान लें हम, और उर्दू शब्दावली युक्त खड़ी बोली यहाँ पर देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह कवि दुष्यंत कुमार ने यहाँ पर आम आदमी को एक जागरूक करने का प्रयास किया है।
आइए अब अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, उसका क्या आशय एक खास फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है। तो स्टूडेंट्स, अंतिम शेर में गुलमोहर का शाब्दिक अर्थ तो एक खास फूलदार वृक्ष ही है, आप सभी ने गुलमोहर का वृक्ष देखा होगा, पर सांकेतिक अर्थ बड़ा ही अलग और मार्मिक है। इस शेर में कवि दुष्यंत कुमार यह बताना चाहते हैं कि जीवन वही उत्तम है जो अपने घर की सुखद छाया में हो, और मरना वह उत्तम है जो कि दूसरों को सुख देने के लिए मरा जा सके। तो एक तरीके से ये जो गुलमोहर है ये आनंद का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में, अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है। तो स्टूडेंट, पहले शेर में चिराग शब्द का प्रयोग चिरागा और बहुवचन के रूप में चिरागा का प्रयोग हुआ है। चिराग मतलब एक चिराग, एक व्यक्ति के लिए सुविधाएं होना, और चिरागा मतलब बहुत सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ पहले तो ये बात हुई थी कि वो बहुत सारी सुख सुविधाएं शासक वर्ग हमें उपलब्ध कराएगा, लेकिन अभी एक सुविधा भी अगर हम देखें तो ठीक से प्राप्त नहीं हुई है। तो यहाँ एक वचन में जो चिराग शब्द प्रयोग हुआ है इसका अर्थ है सीमित सुविधाएं मिलना, और दोनों का अपना महत्व है। बहुवचन के रूप में यह कल्पना को बताता है, जबकि दूसरा रूप जो है वो यथार्थ या वास्तविकता को दर्शाता है। कवि ने एक ही शब्द का प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्द उत्पन्न करके अपनी अद्भुत कल्पना क्षमता का यहाँ पर परिचय दिया है। अगला प्रश्न है, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें, यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है। तो स्टूडेंट, तीसरा शेर है, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो यहाँ उन लोगों की ओर इशारा किया गया है जो हीनता और तंगहाली में अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन वे अपने लिए अपने अधिकार पाने के लिए प्रयास नहीं करते। अभाव के समय तन ढकने के लिए कमीज पाने तक का प्रयास नहीं करते, बल्कि उस अभावग्रस्त दशा में अपने पैरों से पेट ढककर जीवन जी लेते हैं। उनके लिए मुनासिब शब्द का प्रयोग करते हुए कवि यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जीवन की यह शैली अपनाने वाले ही आज जी सकते हैं, विरोध करने वालों को यहाँ जी पाना आसान नहीं है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें, तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ कवि शायरों और शासक के संबंध के बारे में बताता है। शायर का काम है या कवि का काम है सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, और इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगा रहता है। इसलिए जो शासक वर्ग है वो शायरों की जबान पर प्रतिबंध लगाते रहते हैं, अर्थात उनकी कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप इस गज़ल को अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, इसे पढ़ें अवश्य।